हेलो दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब से फिर से मैं रेगुलरली आपके लिए सस्पेंस और मिस्ट्री कहानियाँ लेकर आऊँगी। बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमय कहानियाँ जो हर मोड़ पर आपको बांध रखने वाली कहानियाँ होगी। सब कुछ अब लगातार इस चैनल पर अपलोड करूँगी। अगर आपको रहस्य, सस्पेंस और थ्रिलर कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कि हर नई कहानी की सूचना आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी सुनेंगे जहाँ एक चोरी होती है। चोरी तो होती है, लेकिन हमारा डिटेक्टिव हर्क्यूल पोयरो एक ऐसे चोर को ढूंढ निकालता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यही चोर है। अगर आपको चालाकी से बुनी गई, दिमाग घुमा देने वाले और आखिरी पल तक बांध रखने वाली मिस्ट्रीज पसंद है तो ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। ये कहानी की समरी है। ये कहानी मैंने अपने शब्दों में बताई है। डबल सीन। मैं अपने दोस्त पोयरो के कमरे में उससे मिलने गया। वहां मैंने देखा कि वो बहुत ज्यादा काम करके थक गया था। उसकी इतनी ज्यादा प्रसिद्धि हो गई कि हर अमीर महिला जिसका कंगन खो जाता या पालतू बिल्ली गुम हो जाती, तुरंत महान हर्क्यूल पोयरो की मदद लेने पहुंच जाती थी। मेरा छोटा सा दोस्त अजीब स्वभाव का था। उसमें फ्लेमिश किफायत और कला के लिए जुनून दोनों थे। वो कई ऐसे मामले भी लेता था जिसमें उसकी खास रुचि नहीं होती थी, क्योंकि पैसे कमाने की प्रवृत्ति उस पर हावी रहती थी। और कुछ मामले वो केवल इसीलिए लेता था क्योंकि समस्या उसे रोचक लगती थी, भले ही उसमें पैसा न मिले। इसी वजह से वो खुद को बहुत ज्यादा थका रहा था। उसने खुद ये बात मानी भी। इसीलिए उसे एक हफ्ते की छुट्टी के लिए मेरे साथ दक्षिणी तट के मशहूर समुद्री शहर एबरमाउथ चलने के लिए मनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। हम वहाँ 4 बहुत अच्छे दिन बिता चुके थे कि एक दिन पोयरो मेरे पास आया। उसके हाथ में एक खुला हुआ लेटर था। मेरे दोस्त, तुम्हें मेरा मित्र जोसेफ एरन्स याद है? वो एक थिएटर एजेंट है। थोड़ा सोचने के बाद मुझे याद आया, पोयरो के दोस्त बहुत तरह तरह के होते हैं, सफाई कर्मी से लेकर बड़े रईस तक। हेस्टिंग्स जोसेफ एरन्स इस समय शार्लक बे में है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और कोई छोटी सी परेशानी उसे बहुत परेशान कर रही है। वो मुझसे मिलने आने की विनती कर रहा है। मुझे लगता है मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। वो मेरा सच्चा दोस्त है और पहले मेरी बहुत मदद कर चुका है। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो जरूर जाओ। मैंने सुना है शार्लक बे बहुत सुंदर जगह है और संयोग से मैं वहां कभी नहीं गया। तो फिर काम के साथ घूमना भी हो जाएगा, पोयरो ने कहा। तुम ट्रेन के बारे में पता कर लोगे, है ना? मैंने कहा, शायद 1-2 बार ट्रेन बदलनी पड़ेगी। तुम्हें तो पता है इन रास्तों में कितना झंझट होता है। दक्षिण डेवोन के तट से उत्तर डेवोन के तट तक जाने में कभी कभी पूरा दिन लग जाता है। लेकिन पूछताछ करने पर पता चला कि सिर्फ एक्सटर में एक बार बदलना होगा और ट्रेनें भी ठीक है। मैं ये खबर पोयरो को देने ही जा रहा था कि रास्ते में मेरी नजर स्पीडी कार्स के दफ्तर पर पड़ी। वहां लिखा था, कल पूरे दिन की सैर शार्लक बे तक, सुबह 8:30 बजे रवाना, डेवोन के सबसे सुंदर रास्तों से होकर। मैंने कुछ जानकारी ली और बहुत उत्साहित होकर होटल लौट आया। लेकिन पोयरो को मेरा उत्साह बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे दोस्त, मोटर कोच के लिए ये दीवानगी क्यों? ट्रेन ज्यादा सुरक्षित है, टायर नहीं फटते, दुर्घटनाएं नहीं होती, ज्यादा हवा से परेशानी भी नहीं होती, खिड़कियां बंद कर सकते हैं, ठंडी हवा नहीं लगती। मैंने धीरे से कहा कि मुझे तो खुली हवा का फायदा ज्यादा अच्छा लगता है। और अगर बारिश हो गई तो? तुम्हारा इंग्लैंड का मौसम बहुत अनिश्चित है। ऊपर छत होती है और अगर ज्यादा बारिश हुई तो सैर होगी ही नहीं। आह, पोयरो बोला, तो फिर आशा करते हैं कि बारिश हो जाए। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो। नहीं नहीं मेरे दोस्त, मुझे दिख रहा है कि तुम इस यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हो। सौभाग्य से मेरा भारी कोट और 2 मफलर मेरे पास है। वो आ भरकर बोला, लेकिन क्या हमारे पास शार्लक बे में पर्याप्त समय होगा? मैंने कहा,
असल में हमें वहाँ रात में रुकना पड़ेगा। रास्ता डार्टमूर से होकर जाता है। दोपहर का खाना मॉकहैम्पटन में होगा। हम 4 बजे शार्लॉक बे पहुंचेंगे और कोच 5 बजे वापस चलेगा, जो रात 10 बजे यहाँ पहुंचेगा। तो पॉयरो बोला, और लोग इसे मजे के लिए करते हैं। चूंकि हम वापस नहीं आएंगे तो हमें किराए में छूट मिलनी चाहिए, है ना? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। तुम जोर देना, मैंने कहा। अरे पॉयरो, कंजूसी मत करो, तुम तो बहुत पैसा कमा रहे हो। मेरे दोस्त, ये कंजूसी नहीं है, ये व्यापार की समझ है। अगर मैं करोड़पति भी होता तब भी उतना ही देता जितना सही और उचित हो। जैसा कि मैंने पहले ही सोचा था, इस मामले में पॉयरो असफल ही रहा। स्पीडी दफ्तर में टिकट देने वाला आदमी शांत था, बिना भावना के, लेकिन बिल्कुल अडिग। उसका कहना था कि हमें वापसी करनी ही चाहिए। उसने तो ये भी इशारा किया कि शार्लॉक बे में कोच छोड़ने के विशेष अधिकार के लिए हमें और पैसे देने चाहिए। हार मानकर पॉयरो ने माफी मांगी और पूरी रकम दे दी और दफ्तर से बाहर आ गया। अंग्रेजों को पैसों की समझ ही नहीं है, वो बड़बड़ाया। हेस्टिंग्स, क्या तुमने उस जवान आदमी को देखा था जिसने पूरा किराया दिया था, जबकि उसने कहा था कि वो मॉकहैम्पटन में ही कोच छोड़ देगा? मुझे तो नहीं लगता। सच कहूं तो तुम तो उस सुंदर लड़की को देख रहे थे जिसने नंबर 5 सीट बुक की थी, हमारी बगल वाली सीट। हाँ मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें देख लिया था और यही कारण था कि जब मैं 13 और 14 नंबर की सीट लेने वाला था, जो बीच में है और सबसे सुरक्षित भी, तब तुमने बदतमीजी से आगे बढ़कर कह दिया कि 3 और 4 ज्यादा अच्छी रहेगी। अरे पॉयरो, मैंने शर्माते हुए कहा, लाल भूरे बाल, हमेशा वही लाल भूरे बाल। कम से कम वो उस अजीब से जवान आदमी से तो ज्यादा देखने लायक थे। ये नजरिए पर निर्भर करता है। मुझे तो वो जवान आदमी ज्यादा दिलचस्प लगा। पॉयरो के बोलने के अंदाज में कुछ ऐसा था कि मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्यों, क्या मतलब? अरे इतना उत्साहित मत हो। मान लो वो मुझे इसलिए दिलचस्प लगा क्योंकि वो मुंह चुगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी उसका नतीजा बहुत खराब है। कहते हुए पॉयरो ने अपनी शानदार मूंछों पर प्यार से हाथ फेरा। मुंह चुगाना भी एक कला है, वो बुदबुदाया। जो लोग कोशिश करते हैं, मुझे उनसे सहानुभूति होती है। पॉयरो के साथ ये समझना हमेशा मुश्किल होता है कि वो गंभीर है या बस मजाक कर रहा है। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। अगली सुबह बहुत सुहानी और धूप वाली थी। सच में शानदार दिन, लेकिन पॉयरो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। उसने ऊनी बनियान, रेनकोट, भारी ओवरकोट और 2 मफलर पहन रखे थे, ऊपर से सबसे मोटा सूट भी। निकलने से पहले उसने एंटी ग्रिप की 2 गोलियां भी खा ली थी और कुछ और साथ रख ली। हम दोनों ने छोटे छोटे सूटकेस लिए थे। जिस सुंदर लड़की को हमने कल देखा था, उसके पास भी छोटा सूटकेस था, और उसी जवान आदमी के पास भी, जिसके लिए पॉयरो को इतनी हमदर्दी थी। इसके अलावा किसी के पास ज्यादा सामान नहीं था। ड्राइवर ने चारों सूटकेस रख दिए और हम सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मुझे लगा कि पॉयरो ने जानबूझकर मुझे बाहर वाली सीट दे दी, ये कहकर कि तुम्हें तो ताजी हवा का बहुत शौक है, और खुद हमारी सुंदर पड़ोसी के पास बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपनी गलती सुधार ली। सीट नंबर 6 पर बैठा आदमी बहुत शोर मचाने वाला था। पॉयरो ने धीमी आवाज में उस लड़की से पूछा कि क्या वो अपनी सीट उसके साथ बदलना चाहेगी। वो खुशी से मान गई। सीट बदलने के बाद वो हम दोनों से बातें करने लगी और थोड़ी ही देर में हम तीनों हंसते खेलते बातें करने लगे। वो साफ तौर पर बहुत छोटी थी, ज्यादा से ज्यादा 19 साल की, और बिल्कुल भोली। उसने जल्दी हमें अपनी यात्रा का कारण बता दिया। वो अपने मौसी के काम से जा रही थी, जिनकी एबरमाउथ में एक बहुत दिलचस्प पुरानी चीजों की दुकान थी। उसने बताया कि उसके नाना की मौत के बाद उसकी मौसी की हालत बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने अपनी थोड़ी सी पूंजी और अपने पिता से मिली सुंदर चीजों से दुकान शुरू की थी। धीरे धीरे उनका काम बहुत अच्छा चलने लगा और इस व्यापार में उनका नाम भी हो गया। ये लड़की, मेरी ड्यूरेंट, अब अपनी मौसी के साथ रहने और काम सीखने आई थी। वो इस बात को लेकर बहुत उत्साहित थी। उसे ये काम नर्सरी गवर्नेस या किसी की साथी बनने से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था।
पॉयरो ने ये सब सुनकर रुचि और सहमति से सिर हिलाया। मुझे पूरा विश्वास है कि मैडम ओजेल सफल होगी। उसने शिष्टता से कहा, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। ज्यादा भरोसा मत कीजिए। दुनिया में हर जगह ठग और बदमाश होते हैं। हो सकता है इसी कोच में भी हो। हमेशा सावधान और थोड़ा संदेह करना चाहिए। वो मुंह खोले उसे देखने लगी। पॉयरो ने समझदारी से सिर हिलाया। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कौन जाने, हो सकता है मैं खुद ही कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँ। ये कहकर उसने उसकी हैरान शक्ल देखकर और भी ज्यादा आंख मारी। हम दोपहर के खाने के लिए मॉकहैम्पटन में रुके। वेटर से थोड़ी बातें करने के बाद पॉयरो ने खिड़की के पास 3 लोगों की छोटी सी मेज हमारे लिए ले ली। बाहर बड़े से आंगन में लगभग 20 मोटर कोच खड़े थे, जो देश के अलग-अलग हिस्सों से आए थे। होटल का भोजन कक्ष भरा हुआ था और बहुत शोर था। छुट्टियों का शोर कभी-कभी ज्यादा ही हो जाता है, मैंने मुंह बनाकर कहा। मेरी ड्यूरेंट ने भी सहमति जताई। आजकल गर्मियों में एबरमाउथ बहुत बिगड़ गया है। मेरी मौसी कहती है कि पहले सब कुछ बिल्कुल अलग था। अब तो भीड़ के कारण फुटपाथ पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन व्यापार के लिए तो अच्छा है मैडमोजेल, पॉयरो ने कहा। हमारे लिए खास नहीं, हम केवल दुर्लभ और कीमती चीजें बेचते हैं। सस्ती और बेकार सजावटी चीजें नहीं रखते। मेरे मौसी के ग्राहक पूरे इंग्लैंड में हैं। अगर किसी को किसी खास समय की मेज या कुर्सी चाहिए या कोई खास चीनी का बर्तन, तो वे उन्हें चिट्ठी लिखते हैं और कुछ समय बाद वो चीज उन्हें दिलवा ही देती है। इस बार भी यही हुआ है। हमने दिलचस्पी दिखाई तो वो आगे समझाने लगी। एक अमेरिकी सज्जन थे, मिस्टर जे बेकरवुड। उन्हें छोटी पेंटिंग्स, मिनिएचर चित्रों का इकट्ठा करने का और समझने का बहुत शौक था। हाल ही में बहुत कीमती मिनिएचर चित्रों का एक सेट बाजार में आया था और मेरी की मौसी मिस एलिजाबेथ पेन ने उन्हें खरीद लिया था। उन्होंने मिस्टर वुड को चिट्ठी लिखकर उन मिनिएचरों के बारे में बताया और उनकी कीमत भी लिखी। मिस्टर वुड ने तुरंत जवाब भेजा कि अगर वो मिनिएचर्स वैसे ही निकले जैसे बताए गए हैं, तो वो उन्हें खरीदने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई व्यक्ति उन्हें लेकर शार्लक बे आए, जहाँ वे ठहरे हुए हैं, ताकि वो खुद देखकर तय कर सके। इसलिए मिस ड्यूरेंट को दुकान की ओर से प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। वे सच में बहुत सुंदर है, उसने कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कोई उनके लिए इतना पैसा क्यों देगा। पूरे 500 पाउंड, जरा सोचिए, वे कॉस्वे के बनाए हुए हैं। या क्या कॉस्वे ही है? मुझे इन नामों में बहुत गड़बड़ हो जाती है। पॉयरो मुस्कुराया। आपको अभी अनुभव नहीं है मैडमोजेल, मुझे कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है। मेरी ने उदास होकर कहा। हमारे घर में पुरानी चीजों के बारे में नहीं सिखाया गया। वो आ भरने लगी। तभी मैंने देखा कि उसकी आंखें अचानक हैरानी से फैल गई। वो खिड़की की ओर मुंह करके बैठी थी और अब बाहर आंगन में देख रही थी। जल्दी से कुछ कहते हुए वो अपनी कुर्सी से उठी और लगभग दौड़ती हुई बाहर चली गई। कुछ ही पलों में वो हाफती हुई और शर्मिंदा सी वापस लौटी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं ऐसे अचानक भाग गई, लेकिन मुझे लगा कि कोई आदमी कोच से मेरा सूटकेस निकाल रहा है। मैं दौड़कर उसके पीछे गई और पता चला कि वो उसका अपना सूटकेस था। वो मेरे सूटकेस जैसा ही था। मुझे बहुत मूर्खता महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस पर चोरी का शक कर रही हूँ। वो इस बात पर हंस पड़ी, लेकिन पॉयरो नहीं हंसा। वो आदमी कैसा था मैडमोजेल, मुझे उसके बारे में बताइए। उसने भूरे रंग का सूट पहन रखा था, पतला सा कमजोर सा जवान आदमी, और उसकी मूछें भी बहुत अजीब सी और अधूरी थी। ओह, पॉयरो बोला, हेस्टिंग्स, वही हमारा कल वाला दोस्त। मैडमोजेल, क्या आप उस जवान आदमी को पहले से जानती हैं? नहीं, कभी नहीं। क्यों? कुछ नहीं, बस थोड़ा अजीब लगा, यही बात है। इसके बाद वो चुप हो गया और बातचीत में हिस्सा नहीं लिया, जब तक कि मेरी ड्यूरेंट की एक बात ने उसका ध्यान नहीं खींचा। क्या कहा आपने मैडमोजेल? मैं कह रही थी कि लौटते समय मुझे अपराधियों से सावधान रहना होगा, जैसा आप कहते हैं। मुझे लगता है मिस्टर वुड हमेशा नगद पैसा देते हैं। अगर मेरे पास 500 पाउंड होंगे, तो मैं किसी बदमाश के लिए अच्छा निशाना बन जाऊंगी। वो हंसी, लेकिन पॉयरो नहीं मुस्कुराया। उसने उससे पूछा कि वो शार्लक बे में किस होटल में ठहरेगी। एंकर होटल। वो छोटा है और ज्यादा महंगा भी नहीं है,
लेकिन अच्छा है। ओह, पॉयरो बोला, एंकर होटल, ठीक वही जगह जहाँ हेस्टिंग्स ने भी रुकने का फैसला किया है। कितना अजीब है। उसने मेरी ओर देखकर आंख मारी। आप शर्लक बे में कितने दिन रुकेंगे? मेरी ने पूछा। सिर्फ एक रात। वहाँ मेरा काम है। आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि मेरा पेशा क्या है। मैंने देखा कि मेरी ने कई अनुमान लगाए, फिर छोड़ दिए, शायद सावधानी से। आखिर उसने कहा कि शायद पॉयरो कोई जादूगर है। पॉयरो को ये बात बहुत मजेदार लगी। अरे, ये तो बहुत अच्छा विचार है। आपको लगता है मैं टोपी से खरगोश निकालता हूँ? नहीं मैडमोज़ेल, मैं जादूगर के बिल्कुल उलट हूँ। जादूगर चीजों को गायब कर देता है। मैं इन चीजों को फिर से सामने लाता हूँ, जो गायब हो चुकी होती है। उसने नाटकीय ढंग से आगे झुककर कहा, ये एक रहस्य है मैडमोज़ेल, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक जासूस हूँ। वो कुर्सी से पीछे टिक गया, इस असर से बहुत खुश होकर। मेरी ट्यूरेंट उसे मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। लेकिन तभी बाहर कई हॉर्न बजने लगे। इसका मतलब था कि मोटर कोच फिर से चलने के लिए तैयार थे। जब मैं और पॉयरो बाहर निकले तो मैंने हमारे साथ दोपहर का खाना खाने वाली लड़की की तारीफ की। पॉयरो ने माना, हाँ वो प्यारी है, लेकिन थोड़ी मूर्ख भी। मूर्ख? बुरा मत मानो, कोई सुंदर लड़की हो सकती है, उसके बाल लाल भूरे हो सकते हैं, और फिर भी वो मूर्ख हो सकती है। दो बिल्कुल अजनबियों पर इतना जल्दी भरोसा कर लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। लेकिन उसे लगा होगा कि हम ठीक लोग हैं। मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जो आदमी अपने काम में माहिर होता है, वो स्वाभाविक रूप से ठीक ही लगता है। उसने कहा था कि जब तक उसके पास 500 पौंड होंगे तो उसे सावधान रहना होगा, लेकिन उसके पास तो अभी भी 500 पौंड है। मिनिएचरों के रूप में, बिल्कुल मिनिएचर्स के रूप में, और इन दोनों से ज़्यादा फ़र्क नहीं है मेरे दोस्त, लेकिन उनके बारे में तो सिर्फ हमें ही पता है, और वेटर को, और पास वाली मेज़ पर बैठे लोगों को, और निस्संदेह एबरमाउथ में कई लोगों को भी। मैडमोज़ेल ड्यूरेंट प्यारी है, लेकिन अगर मैं मिस एलिज़ाबेथ पेन होती तो सबसे पहले अपने नए सहायक को साधारण समझदारी सिखाती। फिर उसने अलग ही आवाज़ में कहा, मेरे दोस्त, सच बताओ तो जब हम सब दोपहर का खाना खा रहे थे, तब उन मोटर कोच में से किसी एक से सूटकेस निकाल लेना दुनिया का सबसे आसान काम था। अरे छोड़ो भी पॉयरो, कोई न कोई तो ज़रूर देख ही लेता। और वो क्या देखता? कोई आदमी अपना सामान निकाल रहा है। ये काम खुले और सामान्य तरीके से किया जाता, और किसी का इसमें दखल देने का कोई कारण नहीं होता। तो क्या तुम कहना चाहते हो, पॉयरो? क्या तुम इशारा कर रहे हो? लेकिन वो भूरे सूट वाला आदमी, वो सूटकेस तो उसका अपना ही था। पॉयरो ने भौहें सिकुड़ ली। ऐसा ही लगता है। फिर भी हेस्टिंग्स, ये अजीब है कि उसने पहला अपना सूटकेस क्यों नहीं निकाला जब कोच पहली बार पहुंची थी। और ध्यान दो, उसने यहाँ खाना भी नहीं खाया। मैंने धीरे से कहा, अगर मिस ड्यूरेंट खिड़की के सामने नहीं बैठी होती तो उसे देख भी नहीं पाती, और चूंकि वो उसका अपना सूटकेस था, इसलिए कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पॉयरो ने कहा, तो चलो इस बात को अब भूल जाते हैं मेरे दोस्त। फिर भी जब हम दोबारा अपनी सीटों पर बैठकर आगे बढ़े तो पॉयरो ने मेरी ड्यूरेंट को फिर से लापरवाही के खतरों पर लंबा लेक्चर दिया। मेरी ने शांति से सुना, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वो इसे बस मजाक ही समझ रही है। 4 बजे शार्लक बे पहुंचे और हम एंकर होटल के कमरे में मिल गए। वो एक साइड गली में बना बहुत प्यारा और पुराना सा होटल था। पॉयरो अपना जरूरी सामान खोल ही रहा था और जोसेफ एरन से मिलने जाने से पहले अपनी मूंछों पर हल्का सा कॉस्मेटिक लगा रहा था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैंने कहा, आइए, और मेरी पूरी हैरानी के लिए मेरी ट्यूरेंट अंदर आ गई। उसका सफेद चेहरा था और आंखों में बड़े बड़े आंसू भरे हुए थे। मुझे माफ कीजिए, लेकिन बहुत भयानक बात हो गई है, और आपने कहा था कि आप जासूस हैं। ये उसने पॉयरो से कहा। क्या हुआ मैडमोज़ेल? मैंने अपना सूटकेस खोला। मिनिएचर एक मगरमच्छ की खाल वाले छोटे बक्से में थे। बंद थे, जाहिर है। अब जरा ये देखिए। उसने एक छोटा सा चौकोर मगरमच्छ की खाल वाला डिब्बा आगे बढ़ाया। उसका ढक्कन टूटा हुआ था। पॉयरो ने उसे हाथ में लिया। वो डिब्बा जबरदस्ती खोला गया था। बहुत जोर लगाया गया था। निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पॉयरो ने ध्यान से देखा और सिर हिलाया। मिनिएचर? उसने पूछा।
जबकि हम दोनों को जवाब पहले से पता था। गायब है, चोरी हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? घबराइए नहीं, मैंने कहा। मेरे दोस्त हर्क्यूल पॉयरो हैं। आपने उनका नाम सुना होगा। अगर कोई उन्हें वापस ला सकता है तो वही है मोज़ियो पॉयरो, महान मोज़ियो पॉयरो। उसकी आवाज में साफ श्रद्धा थी और पॉयरो को ये अच्छा लगा। हाँ मेरी बच्ची, उसने कहा, मैं ही हूँ और अब ये मामला मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। मैं जो हो सकेगा करूँगा, लेकिन मुझे डर है, बहुत डर है कि अब देर हो चुकी है। बताइए, क्या आपके सूटकेस का ताला भी तोड़ा गया है? उसने सिर हिला दिया। प्लीज मुझे वो दिखाइए। हम उसके कमरे में गए। पॉयरो ने सूटकेस को ध्यान से देखा। साफ लग रहा था कि उसे चाबी से खोला गया है। ये तो बहुत आसान है। इन सूटकेसों के ताले लगभग एक जैसे होते हैं। अच्छा, अब हमें पुलिस को फोन करना होगा और मिस्टर बेकर वुड से भी तुरंत संपर्क करना होगा। ये मैं खुद करूंगा। मैं उसके साथ गया और उससे पूछा कि उसने क्यों कहा कि अब बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्त, आज मैंने कहा था कि मैं जादूगर की उलट हूँ। मैं खोई हुई चीजें वापस लाता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पहले ही ये काम कर चुका हो तो तुम्हें समझ नहीं आया? अभी आ जाएगा। वो फोन बूथ में चला गया। 5 मिनट बाद वो बहुत गंभीर चेहरे के साथ बाहर आया। जैसे मुझे डर था वैसा ही हुआ। एक महिला आधा घंटा पहले मिस्टर वुड के पास उन मिनिएचरों के साथ आई थी। उसने कहा कि वो मिस एलिजाबेथ पेन की तरफ से आई है। मिस्टर वुड को वे मिनिएचर्स बहुत पसंद आए और उन्होंने तुरंत पैसे देकर उन्हें खरीद लिया। आधा घंटा पहले, यानी हमारे यहाँ पहुंचने से पहले, पॉयरो ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। स्पीडी कार तेज जरूर है, लेकिन मान लो मॉकहैम्पटन से कोई तेज कार चली हो तो वो कम से कम 1 घंटा पहले यहाँ पहुंच सकती थी। तो अब हम क्या करेंगे? हेस्टिंग्स हमेशा व्यावहारिक। हम पुलिस को सूचना देंगे, मिस ड्यूरेंट के लिए जो हो सके करेंगे। और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हम मिस्टर जे वुड से मिलेंगे। हमने यही किया। बेचारी मेरी ड्यूरेंट बहुत परेशान थी। उसे डर था कि उसकी मौसी उसे दोष देगी, और शायद देंगी भी। पॉयरो ने कहा। जब हम उस सीसाइड होटल की ओर जा रहे थे जहाँ मिस्टर वुड ठहरे थे, और बिल्कुल सही करेंगी। 500 पाउंड की कीमती चीजें सूटकेस में छोड़कर खाना खाने चले जाना। फिर भी मेरे दोस्त, इस मामले में 1-2 बातें बहुत अजीब है। जैसे वो डिब्बा उसे जबरदस्ती क्यों खोला गया? मिनिएचर्स निकालने के लिए। लेकिन क्या ये बेवकूफी नहीं है? मान लो हमारा चोर दोपहर के समय ये बहाना बनाकर सामान छेड़ रहा था कि अपना सूटकेस निकाल रहा है, तो क्या ये ज्यादा आसान नहीं होता कि वो सूटकेस खोलता, वो बंद डिब्बा सीधा अपने सूटकेस में डालता और चला जाता? ताला तोड़ने में समय क्यों बर्बाद करता? उसे ये पक्का करना था कि मिनिएचर्स अंदर ही है। पॉयरो पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखा, लेकिन तभी हमें मिस्टर वुड के कमरे में ले जाया गया, इसलिए आगे चर्चा का समय नहीं मिला। मुझे मिस्टर जे वुड को देखते ही उनसे नफरत हो गई। वो एक बड़ा सा, बदतमीज और भड़कीले कपड़े पहनने वाला आदमी था। उसने हीरे की एक बड़ी अंगूठी पहन रखी थी। वो बहुत शोर मचाने वाला और अकड़ू था। बिल्कुल उसे किसी गड़बड़ी का शक नहीं था। भला क्यों होता? उस औरत ने कहा था कि मिनिएचर पेंटिंग्स उसी के पास है। बहुत बढ़िया नमूने हैं। क्या उसके पास नोटों के नंबर थे? नहीं। और ये मिस्टर पॉयरो कौन होते हैं जो उनसे इतने सवाल पूछने आए? मैं आपसे बस एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ सर, पॉयरो ने कहा। जो औरत आपसे मिलने आई थी, उसका हुलिया बताइए। वो जवान और सुंदर थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। साफ साफ कहूँ तो नहीं। वो एक लंबी, अधेड़ उम्र की औरत थी। सफेद से बाल, चेहरे पर दाग धब्बे और ऊपर होठ पर उगती हुई मूछें। कोई खूबसूरत औरत नहीं थी। पॉयरो, बाहर निकलते हुए मैंने कहा। मूछें? तुमने सुना? मेरे कान ठीक काम करते हैं हेस्टिंग्स। पर वो आदमी कितना बदतमीज था। हाँ, उसमें शिष्टता नहीं है। अब तो हम चोर को पकड़ ही लेंगे, मैंने कहा। हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तुम बहुत भोले हो हेस्टिंग्स। क्या तुम नहीं जानते कि एलिबाई भी होता है? तुम्हें लगता है कि उसके पास एलिबाई होगा? पॉयरो ने अजीब सा जवाब दिया। मैं सचमुच चाहता हूँ कि उसके पास हो। तुम्हें हर चीज मुश्किल बनाना अच्छा लगता है, मैंने कहा। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, मुझे सीधी सादी चीजें पसंद नहीं है। पॉयरो की बात सच निकली। भूरे सूट वाला हमारा सही यात्री
असल में मिस्टर नॉर्टन केन था। वो सीधे मॉकहैम्पटन के जॉर्ज होटल गया था और दोपहर भर वहीं रहा। उसके खिलाफ बस मिस ड्यूरेंट की गवाही थी। उसने कहा कि उसने उसे लंच के समय गाड़ी से अपना सामान निकालते देखा था, जो अपने आप में एक संदिग्ध बात नहीं है, पॉयरो ने सोचते हुए कहा। इसके बाद वो चुप हो गया और इस मामले पर और बातें करने से मना कर दिया। जब मैंने जोर दिया तो उसने कहा कि वो मूंछों के बारे में सोच रहा है और मुझे भी वही करना चाहिए। हालांकि मुझे पता चला कि उसने जोसेफ एरन से, जिसके साथ उसने शाम बिताई, मिस्टर बेकर वुड के बारे में पूरी जानकारी मांगी थी। दोनों एक ही होटल में ठहरे थे, इसलिए कुछ जानकारी मिल सकती थी। पॉयरो ने जो भी जाना उसने मुझे नहीं बताया। कई बार पुलिस से पूछताछ के बाद मेरी ड्यूरेंट सुबह जल्दी वाली ट्रेन से एबरमाउथ लौट गई। हमने जोसेफ एरन्स के साथ दोपहर का खाना खाया और उसके बाद पॉयरो ने बताया कि थिएटर एजेंट का काम सुलझ गया है और अब हम जब चाहे एबरमाउथ लौट सकते हैं। लेकिन सड़क से नहीं मेरे दोस्त, इस बार हम ट्रेन से जाएंगे। क्या तुम्हें डर है कि कोई जेब काट लेगा या फिर कोई और मुसीबत में फंसी लड़की मिल जाएगी? ट्रेन में भी ऐसा हो सकता है हेस्टिंग्स। नहीं, मुझे जल्दी एबरमाउथ पहुंचना है क्योंकि मुझे इस केस पर आगे काम करना है। हमारा केस? हाँ मेरे दोस्त, मिस ड्यूरेंट ने मुझसे मदद मांगी है, सिर्फ इसीलिए कि मामला पुलिस के पास है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे हाथ धो लूं। मैं यहाँ एक पुराने दोस्त की मदद करने आया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा जाएगा कि हर्क्यूल पॉयरो ने किसी जरूरतमंद को छोड़ दिया और उसने बड़े गर्व से सीना तान लिया। असल में तो आप पहले से ही इसमें दिलचस्पी ले रहे थे, मैंने चालाकी से कहा। कारों के दफ्तर में, जब तुमने पहली बार उस लड़की को देखा था। सच में? तुम नहीं जानते क्यों? खैर, ये मेरा छोटा सा रहस्य ही रहेगा। हमने जाने से पहले केस देख रहे पुलिस इंस्पेक्टर से थोड़ी बातें की। उसने बताया कि मिस्टर नॉर्टन केन का रवैया उसे अच्छा नहीं लगा। वो घबराया हुआ था, बहाने बना रहा था और अपनी ही बातों से पलट रहा था। लेकिन चोरी कैसे हुई ये मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। उसने कहा, हो सकता है उसने सामान किसी साथी को दे दिया हो जो तेज गाड़ी में भाग गया हो, लेकिन ये सिर्फ अंदाजा है। हमें गाड़ी और उस साथी को ढूंढना होगा। पॉयरो ने चुपचाप सिर हिलाया। ट्रेन में बैठकर मैंने पूछा, क्या तुम्हें ये सही लगता है? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हुआ। तरीका इससे कई ज्यादा चालाक था। क्या तुम मुझे बताओगे? अभी नहीं, मुझे अपने छोटे रहस्य आखिर तक रखना पसंद है। क्या आखिर जल्दी आने वाला है? बहुत जल्दी। हम शाम के 6 बजे से थोड़ी देर बाद एबरमाउथ पहुंचे और पॉयरो सीधे उस दुकान पर गया जिस पर लिखा था एलिजाबेथ पेन। दुकान बंद थी, लेकिन घंटी बजाने पर मेरी ने दरवाजा खोला और हमें देखकर बहुत खुश हुई। प्लीज अंदर आइए, मेरी मौसी से मिलिए, उसने कहा। वो हमें पीछे के कमरे में ले गई। एक बुजुर्ग महिला सामने आई। उसके बाल सफेद थे और वो खुद भी छोटी मूर्ति जैसी लग रही थी। गुलाबी सफेद त्वचा और नीली आंखें। उसके कंधों पर बहुत कीमती पुरानी लेस की शॉल थी। क्या यही मिस्टर पॉयरो है? उसने मीठी आवाज में पूछा। मेरी मुझे सब बता रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। क्या आप सच में हमारी मदद करेंगे? पॉयरो ने एक पल उसे देखा और झुककर सलाम किया। मिस पेन, ये रूप बहुत सुंदर है, लेकिन आपको सच में मूछें उगा लेनी चाहिए। मिस पेन हक्का बक्का हो गई और पीछे हट गई। कल आप दुकान पर नहीं थी, है ना? मैं सुबह थी, बाद में बहुत सिर दर्द था, इसीलिए सीधे घर चली गई। घर नहीं मैडम, सिरदर्द के लिए आप हवा बदलने गई थी, है ना? शार्लॉक बे की हवा बहुत ताज़ा मानी जाती है। वो मेरा हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर ले गया और पीछे मुड़कर बोला, आप समझ गई होगी, मुझे सब पता है। ये छोटा सा नाटक अब बंद करना चाहिए। उसकी आवाज में सख्ती थी। मिस पेन बिल्कुल सफेद पड़ चुके चेहरे के साथ चुपचाप सिर हिला बैठी। फिर वो लड़की की ओर मुड़ा और धीरे से बोला, तुम जवान और सुंदर हो, लेकिन ऐसे कामों में शामिल रहोगी तो यही सुंदरता और जवानी जेल की दीवारों के पीछे छिप जाएगी। और मैं, हर्क्यूल पॉयरो, कहता हूँ कि ये बहुत अफसोस की बात होगी। फिर वो सड़क पर निकल गया और मैं हैरान सा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। शुरू से ही मेरे दोस्त, मुझे शक हो गया था जब उस युवक ने सिर्फ मॉकहैम्पटन तक की सीट बुक की थी
तभी मैंने देखा कि लड़की का ध्यान अचानक उसी पर टिक गया। लेकिन क्यों? वो ऐसा आदमी नहीं था कि कोई औरत उसे सिर्फ उसकी शक्ल की वजह से देखती रहे। जब हम बस कोच में बैठे तो मुझे लग रहा था कि अब कुछ न कुछ ज़रूर होगा। सामान से छेड़छाड़ करते हुए उस युवक को किसने देखा? सिर्फ उस लड़की ने। और याद रखो, उसने खुद वो सीट चुनी थी जो उस खिड़की के पास थी। एक लड़की के लिए ऐसी सीट चुनना बिल्कुल असामान्य बात थी। फिर ये हमारे पास चोरी की कहानी लेकर आती है, और वो भी ऐसा बक्सा दिखाकर जिसे जबरदस्ती तोड़ा गया था, जो कि मुझे तभी समझ में नहीं आया था। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? मिस्टर बेकरवुड ने चोरी का माल खरीदने के लिए पूरा पैसा दे दिया। अब वे मिनिएचर्स तस्वीरें मिस पेन को वापस मिल जाएगी। वो उन्हें बेचेंगी और 500 की जगह पूरे 1000 पाउंड कमा लेगी। मैंने चुपचाप पूछताछ की और मुझे पता चला कि उनका कारोबार बहुत खराब हालत में है, कभी भी बंद हो सकता है। तभी मैंने सोचा, मौसी और भतीजी दोनों इसमें साथ में काम करते हैं। मैंने कहा, तो फिर तुम्हें नॉर्टन केन पर कभी शक ही नहीं हुआ? मेरे दोस्त, उस मूंछों के साथ अपराधी या तो बिल्कुल बिना दाढ़ी मूंछ के होता है, या फिर ऐसी मूंछ रखता है जिसे जरूरत पड़ने पर हटाया जा सके। लेकिन चालाक मिस पेन के लिए क्या शानदार मौका था। एक दुबली पतली डरपोक सी बुजुर्ग औरत, गुलाबी सफेद रंगत वाली, जैसे हमने उसे देखा था। पर अगर वो सीधी खड़ी हो जाए, बड़े जूते पहन ले, चेहरे पर कुछ भद्दे से दाग बना ले, और सबसे जरूरी बात, ऊपर होठों पर मुझे चिपका दे, तो क्या हो जाएगा? मिस्टर वुड कहते हैं एक मर्द जैसी औरत, और हम लोग तुरंत कह देते हैं वेश बदले हुए आदमी। मैंने पूछा, तो वो सच में कल शार्लॉक गई थी? बिल्कुल, जैसा कि तुमने मुझे बताया था। यहाँ से ट्रेन 11 बजे निकलती है और 2 बजे शार्लॉक बे पहुंचती है। और लौटने वाली ट्रेन तो और भी तेज है, वही जिसे हम आए। वो शार्लॉक के 4:05 पर निकलती है और यहाँ 6:15 पर पहुंच जाती है। असल बात यह है कि मिनिएचर्स तस्वीरें उस छोटे बक्से में कभी थी ही नहीं। उस बक्से को पहले से ही चालाकी से तोड़ दिया गया था, फिर उसे पैक किया गया था। अब मैडम मेरी को बस 2 भोले लोग चाहिए थे, जो उसकी खूबसूरती और बेबसी पर तरस खा जाए और उसका साथ दे। लेकिन उन 2 भोले लोगों में से एक भोला नहीं था। ये हर्क्यूल पॉयरो था। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं जल्दी से बोला, तो जब तुमने कहा था कि तुम एक अजनबी की मदद कर रहे हो, तब तुम जानबूझकर मुझे गलतफहमी में डाल रहे थे। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देता हेस्टिंग्स, मैं सिर्फ तुम्हें खुद को धोखा देने देता हूँ। मैं मिस्टर बेकरवुड की बात कर रहा था, जो इस जगह के लिए एक अजनबी थे। उसका चेहरा गंभीर हो गया। अरे, जब मैं उस धोखेबाज और उस बेहिसाब ज्यादा किराए के लिए बारे में सोचता हूँ, शार्लॉक जाने का किराया और आने जाने का किराया एक सा, तो मेरा खून खौल उठता है। मन करता है कि मैं उस बेचारे यात्री की रक्षा करूं। मिस्टर बेकरवुड कोई अच्छे आदमी नहीं है, जैसा कि तुम कहोगे, सहानुभूति जगाने वाले नहीं, लेकिन फिर भी वो एक यात्री है, और हम यात्री हेस्टिंग्स एक दूसरे का साथ देते हैं। मैं तो हमेशा यात्रियों के पक्ष में रहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी के ऊपर हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। क्या ये कहानी सच में चालाकी से बुनाई गई कहानी थी? क्या ये रहस्य सच में इतना अच्छा था कि तारीफ लायक हो? इस कहानी में क्या अच्छा है? एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट है। अंत में खुलासा होता है। ये पता चलता है कि मौसी और भतीजी खुद ही सारा नाटक कर रही थी। कहानी को काफी प्रभावशाली बना देता है। और हमें इस बात की हिंट भी मिलती है